दोस्तों, भौतिकी की क्लास में मैं शशिभूषण तिवारी आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। पिछली क्लास में हमने काइनेमैटिक्स अर्थात शुद्ध गतिकी की पढ़ाई शुरू की थी और काइनेमैटिक्स के जो महत्वपूर्ण पद होते हैं उनको समझने का प्रयास कर रहे थे। इस सिलसिले में हमने स्थिति सदिश को समझा, एक कण के द्वारा तय की गई दूरी को समझा और विस्थापन के बारे में बात कर रहे थे कि एक कण का विस्थापन क्या होता है। आइए एक प्रश्न से शुरुआत करते हैं, विस्थापन संबंधित प्रश्न से शुरुआत करते हैं और इसके पश्चात हम आगे की पढ़ाई करेंगे। तो यह प्रश्न आप सभी विद्यार्थीगण हल करने का प्रयास करेंगे। कल्पना करो कि एक कण इस बिंदु पर स्थित है। ये मीटर में निर्देशांक हैं, अर्थात x निर्देशांक 1, y निर्देशांक 2 और z निर्देशांक 3 है। ये कण की प्रारंभिक स्थिति है। ठीक, अब यह कण किसी वक्र पथ के ऊपर गति करता हुआ थोड़े समय के पश्चात हमें इस बिंदु पर प्राप्त हुआ। ऐसा मान लो कि प्रारंभिक स्थिति बिंदु P पर कण था और अंतिम स्थिति बिंदु Q पर कण था। Q के जो निर्देशांक हैं x, y, z वो 2, 3 और 4 हैं क्रमशः। आपको बताना है कण के विस्थापन का परिमाण क्या है और कण के विस्थापन सदिश को भी I, J, K प्रणाली में लिखकर बताइए। विस्थापन सदिश जिसको हम R से सूचित करेंगे, उस विस्थापन सदिश को लिख के बताइए और इस विस्थापन सदिश के परिमाण को भी ज्ञात कीजिए। शीघ्र अतिशीघ्र आप अपना वीडियो बंद कीजिए और इस प्रश्न का हल ढूंढिए। दोस्तों, यदि हम अपने x, y, z निर्देश तंत्र में कण की प्रारंभिक स्थिति को यह मान लें कि यह बिंदु P है और कुछ समय के पश्चात यह कण बिंदु Q पर चला गया। वो किसी भी वक्र पथ के ऊपर गति करता हुआ P से Q तक पहुंचा, परंतु विस्थापन को जानने के लिए हमें कण के पथ का एग्जैक्ट सही ज्ञान होना आवश्यक नहीं है। उसकी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति का ज्ञान होना ही पर्याप्त है। प्रारंभिक स्थिति अर्थात बिंदु P से अंतिम स्थिति अर्थात बिंदु Q को हम जोड़ देते हैं। यह जो सरल रेखा आपको दिख रही है, यही कण के विस्थापन सदिश को निरूपित करती है। अब इस कण के विस्थापन सदिश को हम कैसे लिखेंगे? तो आपको सबसे पहले मैं सामान्य तरीका बता दूं कि किसी भी ऐसे प्रश्न को हल कैसे करते हैं। यदि बिंदु P के निर्देशांक x1, y1 और z1 है और बिंदु Q के निर्देशांक x2, y2 और z2 हैं, तो यह विस्थापन सदिश जिसे मैंने R लिखा है उसे आप x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप और z2 माइनस z1 k कैप लिख सकते हैं। क्षमा करें। किसी भी ऐसे प्रश्न में विस्थापन ज्ञात करने के लिए आपको यह करना होता है। यह जो सदिश है, सदिश R, यह व्यक्त होता है x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। x2, y2 और z2
अंतिम बिंदु के निर्देशांक हैं और x1, y1, z1 प्रारंभिक बिंदु के प्रारंभिक स्थिति के निर्देशांक हैं। तो इसकी गणना बड़ी आसान है, इस प्रश्न में x2 का मान कितना है बताइए? 2, x1 का मान 1, 2 माइनस 1 ये क्या हुआ? 1, अर्थात 1 i कैप। y2 माइनस y1, y2 का मान है 3 और y1 का मान है 2। 3 माइनस 2 j कैप, अर्थात पुनः 1 j कैप। और ठीक इसी प्रकार यह z2 है और यह z1 है। 4 माइनस 3 पुनः 1 प्राप्त हुआ। यह है हमारा विस्थापन सदिश। P से Q को जोड़ने पे जो विस्थापन सदिश हमें प्राप्त हुआ उसको I J के प्रणाली में आप इस तरीके से लिख सकते हैं। और सभी विद्यार्थियों को निश्चित रूप से यह ज्ञात है कि ऐसे किसी सदिश का परिमाण कैसे निकालते हैं। √x² प्लस y² प्लस z²। यहाँ x, y, z तीनों के मान 1 हैं, अर्थात √3 मीटर। कण का विस्थापन √3 मीटर हुआ। कण के द्वारा तय की गई दूरी √3 मीटर से ज्यादा रही होगी या कम? कण के द्वारा तय की गई दूरी √3 मीटर से ज्यादा रही होगी या कम? उत्तर है कण के द्वारा तय की गई दूरी √3 मीटर से ज्यादा या उसके बराबर रही होगी। बराबर कब? यदि कण सच में इसी सरल रेखा पर गतिशील था और बिंदु P से Q तक गया। यदि कण इस सरल रेखा के अनुदिश चल रहा था तो कण के द्वारा तय की गई दूरी इस लंबाई के ही बराबर है, अर्थात विस्थापन के बराबर है। परंतु यदि कण किसी और पथ पर चल रहा था, जैसे कि इस पथ पर गतिशील था, तो कण के द्वारा तय की गई दूरी विस्थापन से निश्चित रूप से ज्यादा है। इस लंबाई से यह लंबाई कहीं ज्यादा है। किसी भी हाल में कण के द्वारा तय की गई दूरी विस्थापन से कम तो हो ही नहीं सकती। किसी भी गतिशील कण के द्वारा तय की गई दूरी विस्थापन से कम कभी नहीं हो सकती। वो विस्थापन से ज्यादा होगी या विस्थापन के बराबर हो सकती है इस स्थिति में जब कण एक सरल रेखा के ऊपर एक ही दिशा में गतिशील है। तो हम चाहे तो इस इंपॉर्टेंट नोट को यहां पर लिख सकते हैं। लिख लेते हैं आगे बढ़ने के पहले कि किसी भी कण के द्वारा तय की गई दूरी हमेशा बड़ी होती है या बराबर होती है विस्थापन के परिमाण के। कण के द्वारा तय की गई दूरी विस्थापन से कम तो कभी हो ही नहीं सकती। यह एक सरल सी बात है और मैं समझता हूं कि आप सभी इसे अवश्य समझते हैं। आइए, स्थिति सदिश, दूरी और विस्थापन, तीन परिभाषाओं के बाद हम चौथी महत्वपूर्ण राशि की तरफ रुख करते हैं जिसका नाम है चाल। चाल को अंग्रेजी में हम स्पीड कहते हैं और सभी जानते भी हैं शायद कि किसी कण की चाल उसके द्वारा तय की गई दूरी के परिवर्तन की दर को कहते हैं। चाल क्या होती है? किसी कण के द्वारा तय की गई दूरी परिवर्तन की दर। चाल कहलाती है। ठीक, यहां पर हम चाहें तो दो प्रकार के चाल को परिभाषित कर सकते हैं। एक है औसत चाल और एक है तात्क्षणिक चाल। औसत चाल एवरेज स्पीड कैलकुलेट करते समय कण की गति एग्जैक्टली कैसे हुई
इसको समझने की आवश्यकता नहीं होती। हमें यह पता होना चाहिए कि एक दिए हुए समय अंतराल में कण ने कितनी दूरी तय की है, कण ने कितनी दूरी तय की है। दूरी बटा समय अंतराल, इसको हम औसत चाल कहते हैं। मान लो डेल्टा टी सेकंड के एक समय अंतराल में कण के द्वारा तय की गई दूरी डेल्टा एस है, या हम कह सकते हैं डेल्टा एस उसके द्वारा तय दूरी के मान में परिवर्तन है। इसको ऐसा बल्कि समझ लेते हैं हम, कल्पना करो कि एक कण ऐसे गतिशील है इस पथ के ऊपर। किसी समय t0 पर यह कण यहां था, समय t1 पर मैंने कण को यहां देखा और समय t2 पर कण को यहां देखा। समय t1 से t2 के अंतराल में कण की औसत चाल क्या है? मुझसे पूछा गया है समय t1 से t2 के अंतराल में कण की औसत चाल क्या है। तो मैं इसके लिए सबसे पहले लिखूंगा समय अंतराल, समय के मान में परिवर्तन जिसको हम डेल्टा टी से सूचित कर सकते हैं, यह t2 माइनस t1 है, अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय। इस कालखंड में, इस समय अंतराल में कण के औसत चाल के बारे में पूछा गया है। अब तय दूरी में परिवर्तन, तय की गई दूरी में परिवर्तन जिसको हम डेल्टा एस से सूचित कर सकते हैं। देखिए, शून्य से लेकर t1 समय तक कण के द्वारा तय की गई दूरी इसकी लंबाई है। शून्य से लेकर t2 समय तक, शून्य से लेकर t2 समय तक कण के द्वारा तय की गई दूरी यह कुल लंबाई है। समय अंतराल t1 से t2 के बीच में कण के द्वारा तय की गई दूरी यह है, इसे हम लिख रहे हैं डेल्टा एस। t1 से t2 इस अंतराल में कण के द्वारा तय की गई दूरी को हम लिख रहे हैं डेल्टा एस। ठीक है, यह दूरी में परिवर्तन है। इसको हम चाहें तो s2 माइनस s1 लिख सकते हैं, जहां s2 t2 समय में कुल तय दूरी है। यहां से प्रारंभ करके यह पूरी लंबाई s2 है। समय जब t2 हो रहा है उस समय तक कण के द्वारा कुल तय दूरी यह है, यह s2 है। और समय t1 में प्रारंभ से समय t1 तक कण के द्वारा तय की गई दूरी s1 यह है। तो ये जो मैंने पीले रंग से दर्शाया है ये s2 माइनस s1 है, यह कण के द्वारा तय की गई दूरी में परिवर्तन है। या इसको इतना जटिल न बनाकर बिल्कुल सरल हम ऐसे सोच सकते हैं कि यह जो समय अंतराल दिया गया है, इस समय अंतराल में कण ने कितनी दूरी तय की। तो यहीं से हम देखना शुरू करें कि प्रारंभ में यहाँ है और अंत में यहाँ है, यही तय की गई दूरी है। इसको हमने डेल्टा एस लिखा है। ठीक है, जिस वजह से भी लिखा हो उससे क्या फर्क पड़ता है। तो औसत चाल, कण की औसत चाल समय अंतराल t1 से t2 के बीच में, जिसको हम एवरेज स्पीड कह रहे हैं, ऐसे लिख सकते हैं v एवरेज। औसत चाल का मान परिभाषित होता है तय दूरी या दूरी में परिवर्तन। दूरी में परिवर्तन का अर्थ है t1 से t2 इस अंतराल में कण ने जो दूरी तय की है ओवरऑल, उसमें क्या परिवर्तन हुआ। s2 माइनस s1 वो डेल्टा एस है, या सरल भाषा में इस समय से इस समय तक कण के द्वारा तय की गई दूरी को हम डेल्टा एस लिख रहे हैं, डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। इसका मात्रक क्या होगा? आंसर है मीटर प्रति सेकंड। एस को मापते हैं मीटर में एसआई पद्धति में, और टाइम को मापते हैं सेकंड में। मीटर प्रति सेकंड में कण के चाल को व्यक्त किया जाएगा। अब यदि तात्क्षणिक चाल की बात आती है, किसी समय विशेष पर कण की चाल, मान लीजिए एक समय t पर, जब घड़ी में समय t हो रहा है उस समय कण की स्थिति यह है, t समय पर कण यहां है। ठीक इस समय कण की चाल क्या है, यह कैसे ज्ञात करेंगे? आप स्कूटर लेके चल रहे हो तो ठीक इस वक्त आपके स्कूटर की चाल, जो कि आपका स्पीडोमीटर दर्शाता है, उसे हम
किस प्रकार परिभाषित करेंगे। तो विद्यार्थियों, इस पर हमने काफ़ी चर्चा की है पहले भौतिकी में गणित के अनुप्रयोग वाले पाठ में, और हम सभी समझते हैं कि किसी क्षण विशेष पर चाल अर्थात किसी क्षण विशेष पर दूरी परिवर्तन की दर, और यह जानने के लिए हम s का डिफरेंशिएशन करते हैं t के सापेक्ष। जब भी परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है, परिवर्तन की दर, यह फ्रेज, यह वाक्यांश जब भी मुझे दिखेगा तो मैं समझ जाऊंगा कि यहां किसी न किसी किस्म का अवकलन करना है। ds बाई डी टी अर्थात s में परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष, यही तात्क्षणिक चाल है। औसत चाल ज्ञात करते समय हमें डिफरेंशिएशन नहीं करना है, हमें एक समय अंतराल में कुल तय की गई दूरी को लिखना है और उसे समय से भाग कर देना है। ये तात्क्षणिक चाल जो है, इसका मात्रक भी ऑफ कोर्स मीटर प्रति सेकंड ही होगा। आइए इन दोनों को और समझने के लिए हम इन पर आधारित एक एक प्रश्न कर लेते हैं। फर्ज करो, बहुत ही सरल सा प्रश्न पूछ रहा हूं, ध्यान देना। तुम्हारे बोर्ड एग्जाम का परिणाम आया, तुमने बहुत अच्छा किया, पिताजी ने तुम्हें एक नई मोटरसाइकिल खरीद के दी, और उस मोटरसाइकिल पर सवार होकर तुम अपने घर से निकले पिकनिक मनाने। शायद इस मोटरसाइकिल पर सवार होके तुम 40 किलोमीटर प्रति घंटा की नियत चाल से चलते हुए, मान लो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की नियत चाल से चलते हुए 20 किलोमीटर दूर एक पिकनिक स्थल पर पहुंचे। ऐसा मान लो कि तुम 40 किलोमीटर प्रति घंटा के नियत चाल से चलते हुए एक पिकनिक स्पॉट पर पहुंचे, ऐसा मान लो। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल अर्थात जो आपके बाइक का स्पीडोमीटर था वो 40 दिखा रहा था। अब किसी कारणवश तुम वहां पिकनिक मनाने पहुंचे तो जरूर, पर बारिश होने लगी या कुछ हुआ और तुम वहां रुके नहीं। तुमने तुरंत अपनी मोटरसाइकिल वापस मुड़ाई और इसी पथ पर चलते हुए 20 किलोमीटर प्रति घंटा की नियत चाल से तुम घर वापस आ गए। तुम 20 किलोमीटर की दूरी गए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की नियत चाल से, उसके पश्चात वहां से तुम वापस लौट आए 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। इस पूरी यात्रा में तुम्हारी औसत चाल क्या है बताओ? इस पूरी यात्रा में तुम्हारी औसत चाल बताओ। वीडियो पॉज करो, उत्तर दो, औसत चाल की गणना करें। सभी विद्यार्थीगण औसत चाल की गणना करें। 0, तय की गई दूरी 0, जहां से चले थे वहीं वापस आ गए। ऐसी गलती की किसी ने? मैं उम्मीद करता हूं कि नहीं की होगी। यदि आप घर से निकले, पिकनिक स्पॉट तक गए और घर वापस आ गए, आपका विस्थापन जरूर 0 हुआ, परंतु आपके द्वारा तय की गई दूरी 0 नहीं है। तय की गई दूरी निश्चित रूप से 40 किलोमीटर है। 20 किलोमीटर जाना और 20 किलोमीटर आना। आप किसी भी दिशा में चल रहे हो, अगर आप चल रहे हैं, यदि आप गतिशील हैं, तो आपके द्वारा तय की गई दूरी लगातार बढ़ती ही चली जा रही है। 20 किलोमीटर गए, 20 किलोमीटर वापस आए, तय की गई दूरी 40 किलोमीटर हुई। अब कुल समय कितना लगा? तो ऐसे ही मौखिक गणना कर लेते हैं। 20 किलोमीटर की दूरी 40 की रफ्तार से तय की तो आधा घंटा लगा, और वापस लौटने में 20 किलोमीटर की दूरी 20 की रफ्तार से तय की तो 1 घंटा लगा। अर्थात कुल जो समय आपको लगा आने जाने में वो 3/2 घंटा है। अब औसत चाल की परिभाषा हमसे कहती है, एवरेज स्पीड या औसत चाल की परिभाषा हमसे कहती है कि औसत चाल
तय की गई दूरी अर्थात 40 किलोमीटर बटा समय 3/2 घंटा इसके बराबर है 80 बटा 3 किलोमीटर पर आवर। 80/3 किलोमीटर पर आवर यह आपकी औसत चाल है। विद्यार्थियों, मैं दावे से कह सकता हूं कि आप में से कुछ लोगों ने उत्तर 0 दिया, कुछ लोगों ने उत्तर सिंपली यह सोचकर दिया कि 40 की रफ्तार से गए, 20 की रफ्तार से लौटे, तो 40 जोड़ 20 बटा 2, 40 और 20 का औसत 30, ऐसा उत्तर बहुत लोगों ने निकाला। यह गलत है। हम औसत चाल की परिभाषा ऐसे दे ही नहीं रहे। v1 + v2/2 ऐसी कोई परिभाषा हमने लिखी क्या? नहीं। हम भौतिकी पढ़ रहे हैं। भौतिकी में औसत चाल जिस प्रकार परिभाषित की गई है उस परिभाषा का अक्षरशः पालन हमें करना पड़ेगा। हम क्या समझते हैं औसत चाल, उससे भौतिकी को कोई लेना देना नहीं है। औसत चाल का अर्थ है कुल दूरी बटा कुल समय। तो दूरी हमें पता होनी चाहिए, पता होना चाहिए, दूरी बटा समय करेंगे हमें औसत चाल मिलेगा। इसके अलावा आप कुछ भी करें वो गलत है। इस उदाहरण को बहुत गौर से समझ लीजिए। आपका उत्तर अगर इससे भिन्न आया है तो उस पर भी रुक कर सोचिए कि मेरा उत्तर भिन्न क्यों आया है, मैंने क्या गलती की। v1 + v2/2 सही उत्तर नहीं है, ऐसी कोई परिभाषा है ही नहीं, ऐसी कोई परिभाषा है ही नहीं। तो सही उत्तर है 80/3 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां हमने मीटर प्रति सेकंड में नहीं लिखा और दूरी को किलोमीटर में ही रहने दिया, समय को घंटे में ही रहने दिया। चलेगा, किलोमीटर प्रति घंटा हमारा चाल का मात्रक हो गया। आशा करता हूं कि यह प्रश्न आप सभी को अवश्य समझ में आया। एक और प्रश्न कर लेते हैं। एक कण x अक्ष के अनुदिश गति करता है। यह लिखा है कि कण जो है वो एक सरल रेखा पर ही गति कर रहा है। उस सरल रेखा का नाम x अक्ष रख दिया गया है। अब कण के स्थिति को बताने वाला x कोऑर्डिनेट, x निर्देशांक और समय को मैं सेकंड में लिख रहा हूं और कण की स्थिति को बताने वाला उसका x कोऑर्डिनेट मैं मीटर में लिख रहा हूं। ठीक है। एक कण x अक्ष के अनुदिश गति करता है, उसका x कोऑर्डिनेट, x निर्देशांक और समय के बीच का ग्राफ कुछ इस प्रकार का है। ध्यान देंगे, यह 0 है, यहां समय 4 सेकंड है, यहां समय 6 सेकंड है, यहां समय 10 सेकंड है मान लो, और यह जो x का मान है यहां पर, x का जो मान है यहां पर, यह मान लो 20 है। एक कण x अक्ष के अनुदिश गतिशील है, उसका x निर्देशांक समय के साथ इस प्रकार बदलता है। आपको बताना है 10 सेकंड की अवधि में कण की औसत चाल क्या है। प्रश्न है 10 सेकंड की अवधि में कण की औसत चाल क्या है। 10 सेकंड की अवधि में कण की औसत चाल क्या है। 0 से 10 सेकंड के बीच में इस अंतराल में एवरेज स्पीड बताइए। वीडियो पॉज कीजिए, देख क्या रहे, प्रश्न का हल ढूंढिए। औसत चाल जानने के लिए हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि कण ने दूरी कितनी तय की। कण ने दूरी कितनी तय की, यह ज्ञात होने के लिए बहुत जरूरी है कि हमें कण के पथ का सही ज्ञान हो। कण किस पथ पर चला
उस पथ का जब तक सही सही ज्ञान नहीं होगा तब तक हम कण के द्वारा तय की गई दूरी को सही ढंग से नहीं लिख पाएंगे। आइए समझते हैं कि यह ग्राफ वस्तुतः हमसे कह क्या रहा है। कण ने किस प्रकार की गति की है, उसके गति का पथ क्या रहा है। मान लो यह मूल बिंदु है x = 0। प्रश्नानुसार समय शून्य पर कण मूल बिंदु पर था। जब समय शून्य है, t 0 है, तो x का मान शून्य है। समय का मान शून्य से 4 हुआ तो कण के x निर्देशांक का मान बढ़ता हुआ 20 हो गया। इसका अर्थ है कण यहां से स्टार्ट करता है और पहले 4 सेकंड में वह 20 मीटर की दूरी तय करता है। वो धनात्मक x अक्ष की दिशा में चलता हुआ 20 मीटर आगे जाता है। यही इसका अर्थ हुआ। कण 20 मीटर आगे गया, 4 सेकंड में x निर्देशांक का मान 20 हो गया। इसके पश्चात अगले 2 सेकंड तक कण स्थिर रहा। जी हाँ, 4 से 6 सेकंड की अवधि में कण का x कोऑर्डिनेट 20 20 20 20 20 ही रहा, नहीं बदला। यह तो ग्राफ है, x कोऑर्डिनेट 20 है, नहीं बदल रहा है। इसका अर्थ यह हुआ कण जहां था वहीं रुका है। तो अगले 2 सेकंड तक t4 से t = 6 के बीच में कण यहीं रहा, कहीं नहीं गया। इसके पश्चात हम देखते हैं ग्राफ हमसे कह रहा है कि कण का x कोऑर्डिनेट घटने लगा। 20 से 15 हुआ, 10 हुआ, 5 हुआ और x कोऑर्डिनेट पुनः 0 हो गया। तो अगले 4 सेकंड में 6 से 10 सेकंड के अवधि में, अंतराल में, कण का x कोऑर्डिनेट घटता 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 0 हो गया। इसका सीधा अर्थ यह निकलता है कि अगले 4 सेकंड में कण यहां से यू टर्न लेकर वापस चला और वापस मूल बिंदु पर ही पहुंच गया। ये x कोऑर्डिनेट 20 एक ग्राफ है, कण ऐसे पथ पर नहीं चल रहा है। x का मान 20 है, यहां x का मान 10 हो गया। तो इस समय पर 8 सेकंड जब समय हो रहा है, मान लो उस समय कण के x कोऑर्डिनेट का मान 10 हो गया, अर्थात कण वापस लौट रहा है। x कोऑर्डिनेट 10 तो यहां पे है। फिर हम देखते हैं कि t जब 10 सेकंड है उस समय कण का x कोऑर्डिनेट तो 0 ही हो गया, अर्थात कण वापस लौटा है। तो एवरेज स्पीड, औसत चाल क्या हुई, अब आप बता सकते हैं मुझे? 0? नहीं, कण के द्वारा तय की गई दूरी 0 नहीं है। कण के द्वारा तय की गई दूरी अगर हम ध्यानपूर्वक देखें तो 40 मीटर है। ये 20 मीटर आगे गया, फिर 20 मीटर लौट कर आया। तो डेल्टा एस का मान क्या लिखोगे? 40 मीटर। और डेल्टा टी 4 सेकंड गया, 2 सेकंड रुक गया, 4 सेकंड में वापस आ गया। तो डेल्टा टी का मान 8 सेकंड। नहीं, फिर से गलती हो गई। रुका था कण तो मैं क्या करूं? मुझसे पूछा गया है कि 10 सेकंड की अवधि में औसत चाल ज्ञात कीजिए। बीच में वो 2 सेकंड के लिए सो गया, रुका रहा, तो क्या करूं? हमारी परिभाषा सिंपली यह कहती है कि कुल दूरी और कुल समय को ज्ञात करो। तो कुल समय तो 10 ही सेकंड है। कण ने दूरी तय की 40 मीटर और कुल समय जो खपत हुई वो 10 सेकंड है। वो बीच में 2 सेकंड रुका रहा, उससे मुझे कोई सरोकार नहीं। कुल समय 10 सेकंड ही लिखा जाएगा, यह ध्यान दीजिए। और उत्तर आया 4 मीटर प्रति सेकंड। यह है कण की औसत चाल, 4 मीटर प्रति सेकंड। विद्यार्थियों, हालांकि ऐसे प्रश्न हमने पहले किए हुए हैं, लेकिन फिर से पूछ रहा हूं आपसे, एक बार मुझे बता दीजिए, इसी प्रश्न में जब घड़ी में टाइम समय 3 सेकंड हो रहा है, t = 3 सेकंड पर कण की चाल क्या है? इसी प्रश्न में पूछा जा रहा है कि t = 3 सेकंड पर पिछले प्रश्न में t = 3 सेकंड पर कण की चाल क्या है?
जब प्रश्न में कहा जाए चाल, औसत चाल कहा गया ना, सिर्फ कहा गया चाल। तो चाल अर्थात तात्क्षणिक चाल, चाल अर्थात तात्क्षणिक चाल। तो तात्क्षणिक चाल क्या है उस वक्त? उत्तर है तात्क्षणिक चाल dx/dt है। हालांकि यह इस तरीके से वेग की गणना होती है, ऐसा हम आगे पढ़ेंगे, पर ठीक है, इस प्रश्न में अभी अगर आप वेग और चाल में भेद नहीं जानते तो भी चलेगा। तो dx/dt इस प्रश्न विशेष में dx/dt, x किसी भी शुरू के 4 सेकंड के अंतराल में, 0 से 4 सेकंड की अवधि में कण एक सीधी रेखा पे गति कर रहा था और एक ही दिशा में। देखिए 0 से 4 सेकंड की अवधि में कण सीधी रेखा पे गति कर रहा था एक ही दिशा में। x जो निर्देशांक है उसका, वही तय की गई दूरी है। 0 से 4 सेकंड के अंतराल में कण बिल्कुल नाक की सीध में चल रहा था, तो जो उसका x कोऑर्डिनेट है, जैसे अभी x 10 है, मतलब तय दूरी 10 मीटर है। यहां पहुंचा तो तय दूरी 20 मीटर है। x ही तय की गई दूरी है। तो दूरी परिवर्तन की दर अर्थात dx/dt, दूरी परिवर्तन की दर अर्थात dx/dt। विद्यार्थियों, दूरी परिवर्तन की दर, x में परिवर्तन की दर अर्थात dx/dt, ध्यान दीजिएगा, यदि यह xt ग्राफ है 0 से 4 सेकंड के अंतराल में, तो dx/dt कैसे मिलेगा हमें? कैसे मिलेगा? इस ग्राफ की ढाल से। ऐसा हमने पढ़ा है ना, dy/dx क्या होता है? y और x के ग्राफ की ढाल, प्रवणता। 0 से 4 सेकंड के अंतराल में यह जो ग्राफ दिया गया है, यह ग्राफ एक सरल रेखा, इसकी एक ही ढाल है, एक ही प्रवणता है। कितनी है? tan थीटा। इस चित्र में यह कोण अगर थीटा है तो tan थीटा ही इस ग्राफ की ढाल या तीव्रता है। और tan थीटा का मान कितना होगा इस चित्र को देखकर बताइए? 20/4, यह 20, यह 4, अर्थात 5 मीटर प्रति सेकंड। तो 0 से 4 सेकंड तक कण एक नियत चाल से चल रहा था। 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 4 सेकंड तक चला तो 20 मीटर दूर चला गया। 20 मीटर की दूरी तय की उसने 4 सेकंड में। तो किसी भी क्षण पर t=3 पर, t=2 पर, t=1 पे, ऐसे किसी भी क्षण पर कण की चाल एक ही है, वो क्या है? dx/dt। और dx/dt कैसे मिलता है दोस्तों? उत्तर है उस ग्राफ की ढाल से। तो मैं यहां पे लिख देता हूं tan थीटा, जिसका मान है 5 मीटर प्रति सेकंड। आइए, हालांकि फिर से ऐसे प्रश्न हम पहले कर चुके हैं, लेकिन रिपीटेशन हो तो हो, एक प्रश्न ऐसा जरूर करेंगे। कण के द्वारा तय की गई दूरी समय के साथ इस प्रकार बदल रही है, जहां s तय की गई दूरी मीटर में है और समय सेकंड में। एक कण के द्वारा तय की गई दूरी समय के साथ इस प्रकार बदल रही है। आपको बताना है पहला, t=4 सेकंड पर चाल कितनी है, और दूसरा 0 से 4 सेकंड के अंतराल में कण की औसत चाल कितनी है। ठीक t=4 सेकंड पर कण की चाल कितनी है और 0 से 4 सेकंड के अंतराल में कण की औसत चाल कितनी है, बताइए। वीडियो पॉज कीजिए, उत्तर दीजिए। उत्तर दीजिए, उत्तर दीजिए, उत्तर दीजिए। पहले प्रश्न का हल बड़ा ही सरल है। हमसे पूछा गया है कण की चाल अर्थात तात्क्षणिक चाल बताइए। तो तात्क्षणिक चाल होती है ds/dt। हमें इसका अवकलन करना है ना।
क्या लिखेंगे? दो एक नियत राशि है, उसको बाहर रहने देंगे। टी की घात 3 का अवकलन टी के सापेक्ष क्या होता है बताइए? जब अवकलन पढ़ रहे थे हम तो सूत्र संख्या 2, x की पावर n का जो अवकलन होता है वो क्या होता है? n गुना x की घात n-1। उस सूत्र का उपयोग अगर करेंगे तो यहां n की जगह 3 है। 3 गुना t की घात 3 - 1 मतलब 2, ये हो गया 6t²। यह कण की तात्क्षणिक चाल है, यह कण की तात्क्षणिक चाल है। विद्यार्थियों, तात्क्षणिक चाल स्वयं परिवर्तनशील राशि है, ये अचर राशि नहीं है, यह चर राशि है, यह स्वयं बदल रही है समय के साथ। मुझसे पूछा गया है ठीक t = 4 पर कण की चाल बताइए। तो जब समय t 4 सेकेंड है उस वक्त कण की तात्क्षणिक चाल जानने के लिए मैं यहां t की जगह 4 रखूंगा, 96 मीटर प्रति सेकेंड, 96 मीटर प्रति सेकेंड, काफी बड़ी चाल है। कण काफी तेज गति कर रहा है t = 4 सेकेंड पर। 4 गुना 4 16, 16 छक 96। ठीक, अब दूसरे हिस्से में, प्रश्न के दूसरे हिस्से में पूछा गया है कि 0 से 4 सेकंड के अंतराल में, 0 से 4 सेकंड के अंतराल में औसत चाल बताओ। यह कैसे ज्ञात होगा बताइए? वीडियो पॉज कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए। देखिए, हमें जानना होगा कि 0 से 4 सेकंड के अंतराल में कण के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। दूरी और समय के बीच जो संबंध है वो इस समीकरण से व्यक्त होता है। तो प्रारंभ में t = 0 पर कण के द्वारा तय की गई दूरी, जिसको मैं S1 लिख रहा हूं, वो 0 है। t 0 पर कण के द्वारा तय की गई दूरी 0 है। और t = 4 सेकेंड पर कण के द्वारा तय की गई दूरी, जिसको मैं S2 लिख रहा हूं, वह 2 × 4 क्यूब 4 की घात 3, t की जगह पे 4 लिख दीजिए। ये 4 की घात 3 कितनी होती है? 64 गुना 2, 128 मीटर। इसका अर्थ यह हुआ कि जब समय t = 0 था तो कण के द्वारा तय की गई दूरी 0 थी। जब समय घड़ी में 4 सेकंड हुआ उस समय कण के द्वारा तय की गई दूरी 128 मीटर है। तो 0 से 4 सेकंड के अंतराल में कण के द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है? 128 मीटर। S2 - S1। औसत चाल V एवरेज कैसे ज्ञात होगा? ΔS/ΔT से। ΔS 128 मीटर, समय 4 सेकंड, यह बन गया 32 मीटर प्रति सेकंड। तो 0 से 4 सेकंड के अंतराल में कण के द्वारा तय की गई दूरी बटा समय अर्थात औसत चाल का मान 32 मीटर प्रति सेकंड है। जबकि ठीक 4 सेकंड पे जब घड़ी में t = 4 टाइम हो रहा है उस वक्त जो चाल है वो बहुत ज्यादा है, 96 मीटर प्रति सेकंड। आइए आगे बढ़ते हैं। और चाल के बाद, चाल एक अदिश राशि है, अगर नहीं लिखा तो लिख लीजिए। चाल एक अदिश राशि है, इसमें कोई दिशा बोध नहीं है, इसलिए किसी भी कण की चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। किसी ट्रक की चाल -5 मीटर प्रति सेकंड कैसे करोगे तुम? सोच के देखो, यह भौतिक रूप से संभव नहीं है। तो चाल एक अदिश राशि है और चाल का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। यह दूसरा पॉइंट तो मैं लिख ही देता हूं। चाल निगेटिव या ऋणात्मक नहीं होती, किसी भी हाल में चाल ऋणात्मक नहीं होती। पांचवां महत्वपूर्ण पद वेग है, जिसे हम अंग्रेजी में वेलोसिटी कहते हैं।
वेग की परिभाषा है कण के स्थिति परिवर्तन की दर को उसका वेग कहते हैं। किसी कण के स्थिति में परिवर्तन की दर को वेग कहा जाता है। यह एक सदिश राशि है और इसका मात्रक चाल के समान मीटर प्रति सेकंड है। वेग एक सदिश राशि है। वेग एक सदिश राशि है। किसी कण के स्थिति में परिवर्तन की दर, या इसको कह सकते हैं आप स्थिति सदिश में परिवर्तन की दर को हम कण का वेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। सबसे पहले सरलता के लिए हम एक विमीय गति में वेग के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। एक विमीय गति में वेग क्या होता है इसको समझने की कोशिश करेंगे सबसे पहले, और तत्पश्चात हम द्विविमीय या त्रिविमीय गति में वेग को कैसे लिखा जाएगा इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम एक विमीय गति में वेग को समझने का प्रयास करेंगे। या सरल रेखीय गति लिख देता हूं, यह और भी सिंपल है। सरल रेखीय गति में वेग देखिए, सरल रेखीय गति सरलता के लिए मान लेते हैं कि हमारा कण एक सरल रेखीय है जिसका नाम एक्स अक्ष है। इस रेखा का नाम कुछ भी रख सकते हैं आप। हमने इसका नाम रख लिया एक्स अक्ष। यह दिया हुआ है कि यह कण एक्स अक्ष के ऊपर ही गति करेगा, इस एक्स अक्ष के बाहर कहीं भी नहीं जाएगा। यह सरल रेखीय गति है। हाँ, कण दाहिनी तरफ गतिशील हो, बाईं तरफ गतिशील हो, यह संभव है, परंतु यह इसी रेखा के अनुदिश गति करेगा। कण की स्थिति में परिवर्तन की दर को वेग कहा जाता है। कल्पना करो यह मूल बिंदु है मान लो, और सोच लो कि प्रारंभ में कण इस स्थिति में, इसका x निर्देशांक है x1। कुछ समय के पश्चात यह कण इस बिंदु पर आ गया, इसका x निर्देशांक है x2। यहां जो घड़ी में समय हो रहा है इसको t1 मान लेते हैं, यहां जो घड़ी में समय हो रहा है ये t2 मान लेते हैं। दैट मीन्स किसी प्रयोग के दौरान हमने यह ऑब्जर्व किया, हमने यह पाया कि एक कण एक्स अक्ष पे गतिशील है। समय t1 पर वह कण यहां था और समय t2 पर वह कण यहां पहुंच गया। ठीक है, अब यहां से यहां किस प्रकार पहुंचा, बीच में क्या हुआ, यह कहानी हमें नहीं पता है। हमें सिर्फ यह पता है कि समय t1 पर कण यहां था, समय t2 पर कण यहां है। अब आपसे कोई पूछे कि इस कण का विस्थापन क्या है, इस कण का विस्थापन बताइए क्या है, तो विस्थापन बता पाएंगे आप? विस्थापन क्या है? प्रारंभिक से अंतिम स्थिति को जोड़ने वाला यह सदिश, यही विस्थापन सदिश है। इसी विस्थापन को हम स्थिति में परिवर्तन कह सकते हैं ना। स्थिति में परिवर्तन कुछ और नहीं बल्कि कण का विस्थापन है, उसकी स्थिति में परिवर्तन अर्थात कण का विस्थापन। तो ध्यान दीजिए, कण के स्थिति में परिवर्तन डेल्टा एक्स, एक्स कण का निर्देशांक है, स्थिति को बताने वाली संख्या है, उसमें परिवर्तन अर्थात एक्स का अंतिम मान माइनस एक्स का प्रारंभिक मान, यही राशि कण के स्थिति में परिवर्तन को बता रही है। इसे आप विस्थापन भी कह सकते हैं, बियॉन्ड डाउट, इसमें कोई गलती है नहीं। यह स्थिति में परिवर्तन है और इसी को आप
विस्थापन भी कह सकते हैं। आप कह सकते हैं विस्थापन परिवर्तन की दर वेग होती है। हाँ चले, कण की स्थिति में परिवर्तन की दर या विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम वेग कहते हैं। बिल्कुल ठीक बात। अब हम यदि यह नहीं जानते कि एग्जैक्टली गति के दौरान क्या क्या हुआ, हो सकता है कण ऐसे चला हो, पहले यहां से यहां गया, फिर लौट के आया, फिर इधर चला गया, फिर अंत में यहां पहुंचा, या हो सकता है कि वो सीधा सीधा चला गया हो। इस बारे में हमें ज्ञान नहीं है, मान लीजिए। हमें सिर्फ ये पता है कि प्रारंभिक समय t1 पर कण यहां था और अंत में समय t2 पर यह कण यहां पाया गया है। हमें सिर्फ यही बोध है, यही ज्ञान है। हमने कण की स्थिति में परिवर्तन को लिखा और जो समय अंतराल इसमें लगा वो है t2 माइनस t1। तो डेल्टा t t2 माइनस t1, इतने समय अंतराल डेल्टा t में कण की स्थिति में परिवर्तन यह हुआ। हम कहते हैं कण का औसत वेग इस समय अंतराल में, कण का औसत वेग डेल्टा x बाई डेल्टा टी। कण का औसत वेग क्या है? डेल्टा x बाई डेल्टा टी। आपको यह लग रहा होगा कि यह क्या बात हुई, फिर औसत चाल और औसत वेग में फर्क क्या है? औसत चाल और औसत वेग में फर्क क्या हुआ? भारी फर्क है दोस्तों। कल्पना करो कि इसी प्रश्न में यदि मुझे यह दिया गया होता कि कण यहां से पहले यहां गया, फिर यहां गया, फिर यहां आया और अंत में यहां पहुंचा, और मुझसे औसत चाल ज्ञात करने को कहा जाता, तो औसत चाल अर्थात दूरी बटा समय, तो मुझे इन सभी दूरियों को जोड़ना पड़ता। ये 5 मीटर इधर गया, फिर 8 मीटर इधर गया, फिर 3 मीटर इधर गया और फिर 10 मीटर इधर गया। ये 5, 8, 3, 10 सबको जोड़ेंगे तब दूरी मिलेगी। दूरी बटा समय औसत चाल होगा। परंतु यहां हम दूरी नहीं कैलकुलेट कर रहे, बीच में कण की गति किस प्रकार हुई ये जानने की कोशिश ही नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं ये प्रारंभिक स्थिति है या अंतिम स्थिति है। स्थिति में परिवर्तन, बीच में कण यूं चला या सीधा चला, इसमें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। ये x2 माइनस x1 निश्चित रूप से कण का विस्थापन है। अगर आप गौर से समझें, ये प्रारंभिक और ये अंतिम स्थिति, यही कण का विस्थापन है। यह एक सदिश है, इसकी दिशा धनात्मक x अक्ष की दिशा में है। इस चित्र में यदि कण प्रारंभ में यहां और अंत में यहां होता तो विस्थापन सदिश की दिशा यह होती। इस परिस्थिति में जब कण एक सरल रेखा में गति कर रहा हो, हम विस्थापन को ऐसा नहीं लिख रहे हैं ना, ऐसा नहीं लिख रहे हैं। विस्थापन सदिश को ऐसा लिख सकते हैं, अगर ये 5 मीटर है तो 5 i कैप नहीं लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रश्न में पहले से लिखा है कि कण x अक्ष की दिशा में गति कर रहा है, x अक्ष पे गति कर रहा है, तो i कैप लिखकर हम कोई अन्य नई बात तो बता नहीं रहे हैं। ऐसी स्थिति में विस्थापन सदिश की दिशा जो है वो धन और ऋण चिन्ह से व्यक्त की जा सकती है। यदि कण दाहिनी तरफ गया है धनात्मक x अक्ष की दिशा में, तो विस्थापन धनात्मक है। यदि यही कण प्रारंभ में यहां था, अंत में यहां है, तो विस्थापन ऋणात्मक है। कण यदि यहां से यहां गया, विस्थापन धनात्मक है, तो औसत वेग धनात्मक है, अर्थात औसत वेग सदिश की दिशा इधर हुई। यदि कण प्रारंभ में यहां था और अंत में यहां है, विस्थापन ऋणात्मक x अक्ष की दिशा में, डेल्टा x ऋणात्मक है, तो कण का औसत वेग भी ऋणात्मक है। औसत वेग ऋणात्मक है, इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ कण का औसत वेग एक सदिश है जिसकी दिशा ऋण x अक्ष की दिशा में है। ठीक है, तो औसत वेग डेल्टा x बाई डेल्टा टी लिखा जाएगा ऐसे केस में। और यहां ध्यान देना है कि औसत वेग धनात्मक, इसको ऐसा लिख दे रहा हूं, हाँ, पॉजिटिव या निगेटिव हो सकता है।
औसत वेग धनात्मक हो सकता है, औसत वेग ऋणात्मक हो सकता है। धनात्मक का अर्थ है औसत वेग की दिशा धनात्मक एक्स अक्ष की दिशा में है, ऋणात्मक का अर्थ है औसत वेग की दिशा ऋणात्मक एक्स अक्ष की दिशा में है। एक विमीय गति में, सरल रेखीय गति में कण का वेग या तात्क्षणिक वेग इसको हम लिखेंगे dx/dt। x उसकी स्थिति है, x में परिवर्तन की दर, इसे आप विस्थापन में परिवर्तन की दर भी कह सकते हैं, दोनों एक ही बात है। स्थिति में परिवर्तन की दर या विस्थापन में परिवर्तन की दर से हमें ज्ञात होता है तात्क्षणिक वेग। यह भी धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। यदि तात्क्षणिक वेग धनात्मक है मतलब कण धनात्मक एक्स अक्ष की दिशा में गतिशील है, तात्क्षणिक वेग ऋणात्मक है, कण ऋणात्मक एक्स अक्ष की दिशा में गतिशील है। तो वेग जो है पॉजिटिव या निगेटिव हो सकता है। इन दोनों परिभाषाओं को और अच्छे से समझने के लिए हम कुछ प्रश्न कर लेते हैं। मैं आप सभी को फिर से याद करा दूं कि हमारे इस कोर्स की विशेषता ही यह है कि हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ प्रश्न हल करें। बहुत इलेबोरेट थियोरेटिकल नोट्स देना इस कोर्स का उद्देश्य नहीं है। इस कोर्स का उद्देश्य है आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में चयनित कराना, आपको नोट्स देकर भूल जाना नहीं, आपको समझाकर प्रश्न हल करवाना हमारा उद्देश्य है। प्रश्न हल करने से आप चीज़ों को अच्छे से समझते हैं, वो चीज़ आपके खून में दौड़ने लगती है। सिर्फ टेक्स्ट को पढ़ने से, नोट्स को पढ़ने से या किताब को पढ़ने से, परिभाषाओं को याद करने से आपको एक्चुअल समझ नहीं होती। समझ तभी डेवलप होती है जब हम उस पर आधारित प्रश्नों को करते हैं। प्रश्नों को करते करते हमारे दिमाग में सटीक रूप से बैठ जाता है कि इसे तात्क्षणिक वेग कहते हैं, यह औसत वेग होता है, ये धनात्मक ऋणात्मक सब हो सकता है। ये सारी बातों प्रश्नों को करने से हमारे अंदर बैठ जाती हैं और यही आवश्यक है। नोट्स बहुत अच्छा मैं इन सबको शब्दों में लिख दूं जैसे बहुत छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, तो मैं अपनी जवाबदारी से तो बरी हो जाऊंगा, पर आपका कितना फायदा होगा मुझे नहीं पता। नोट्स जरूरी है, मैं जो भी लिखता हूं लिखते चलिए, सारे इंपॉर्टेंट बिंदु मैं लिखता ही हूं, उनको आप लिखते चलिए, पर प्रश्नों को हल करने पे ज्यादा जोर। आइए कल्पना कीजिए कि एक कण इस एक्स अक्ष पे गतिशील है, ठीक है। मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूं कि यह मूल बिंदु है t=0 पर कण x=5 मीटर पर पाया गया। जब समय शून्य था उस समय मैंने कण को x=5 पर देखा। वह कण ऋणात्मक x अक्ष की दिशा में गति कर रहा था। फिर इस कण को मैं इधर चलते हुए देखता रहा। t=10 सेकंड पर मैंने कण को x=-5 मीटर पर देखा, यहां पाया। मैंने देखा कि t=0 पे कण यहां है। 10 सेकंड के पश्चात मैंने देखा कि कण इस दिशा में चलता रहा, यहां पहुंच गया। फिर मैंने देखा कि कण ने अपनी गति की दिशा बदली और t=20 सेकंड पर वह मूल बिंदु पर पहुंच गया। कैसे कैसे कण चला, मेरी कहानी को सुनिए। t0 पर मैंने कण को यहां देखा और वो इस दिशा में गतिशील था, वो इसी दिशा में चलता रहा। 10 सेकंड पर यहां पहुंचा, रुका, और फिर मैंने देखा
कि वो इस दिशा में चलता हुआ t = 20 पर मूल बिंदु पर लौट आया। कण ने कुछ इस प्रकार की गति की। बताइए 20 सेकंड के समय अंतराल में कण की औसत वेग का मान क्या है? t = 0 से t = 20 सेकंड के बीच कण का औसत वेग ज्ञात करें। कण का औसत वेग ज्ञात करें। वीडियो पॉज कर दिया ना आपने? कीजिए। कण का औसत वेग आपको ज्ञात करना है। देखिए, औसत वेग स्थिति में परिवर्तन बटा समय को कहते हैं। तो हमें दो चीजें ज्ञात करनी है। डेल्टा एक्स। सच्चाई यह है कि इस स्टोरी को सुनना ही नहीं है। डेल्टा एक्स को आप विस्थापन भी कह सकते हैं। हमें सिर्फ दो बातें पता होनी चाहिए, कण की आरंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति। कण की अंतिम स्थिति x2 माइनस आरंभिक स्थिति x1। कण की अंतिम स्थिति है 0, जी 0, और कण की आरंभिक स्थिति है x = 5। कण के x कोऑर्डिनेट में परिवर्तन अर्थात कण का जो विस्थापन है वो -5 है। अर्थात कण का विस्थापन सदिश ऋणात्मक x अक्ष की दिशा में 5 मीटर है। जी हां, कण की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति, बाकी पूरी कहानी में कोई इंटरेस्ट नहीं मुझे। ये प्रारंभिक से अंतिम स्थिति को जोड़ने वाला सदिश यही डेल्टा एक्स है। यही डेल्टा एक्स सदिश है। यही विस्थापन सदिश है। यही स्थिति में परिवर्तन को दर्शा रहा है। ऋण चिन्ह का महत्व है क्या? बेहद महत्वपूर्ण है। ऋण चिन्ह बता रहा है कि कण अपनी प्रारंभिक स्थिति से ऋणात्मक x अक्ष की दिशा में विस्थापित हुआ है। उसकी अंतिम स्थिति यहां से बाईं तरफ है। तो औसत वेग डेल्टा एक्स बटा डेल्टा टी -5 मीटर बटा 20 सेकेंड। ये हो गया -1/4 मीटर प्रति सेकेंड। इस ऋण चिन्ह का कोई अर्थ है क्या? बेहद इंपॉर्टेंट है। यह चिन्ह बता रहा है कि कण का औसत वेग एक सदिश है जिसकी दिशा ऋणात्मक x अक्ष की दिशा में है। औसत वेग की दिशा ऋणात्मक x अक्ष की दिशा में। कण का औसत वेग निगेटिव x अक्ष की दिशा में। इसका यही अर्थ है। तो यहां पे चिन्ह बड़े इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि वेग एक सदिश राशि है और धन और ऋण चिन्ह हमें दिशा बोध करा रहे हैं। यह महत्व है इनका। कल्पना करो एक कण x अक्ष के अनुदिश गतिशील है और उसका xt ग्राफ, कण का xt ग्राफ कुछ इस प्रकार का है। ये 10 सेकंड समय, ये 5 सेकंड समय, ये x का मान 20। एक कण x अक्ष के अनुदिश गतिशील है और उसके x कोऑर्डिनेट, x निर्देशांक और समय के बीच का ग्राफ ऐसा है जैसा आपको दिख रहा है। दो बातें बतानी है आपको। 10 सेकंड के अंतराल में औसत वेग 0 से 10 सेकंड के बीच औसत वेग
एवं एवं एक और चीज बताइएगा, t इज इक्वल टू 6 सेकेंड पर कण का वेग, तात्क्षणिक वेग क्या है? 0 से 10 सेकेंड के अंतराल में कण का औसत वेग क्या है, और t इज इक्वल टू 6 सेकेंड पर कण का वेग अर्थात तात्क्षणिक वेग क्या है? इन दोनों चीजों की गणना करके मुझे बताइए। वीडियो पॉज, रोकिए, खुद कीजिए। मुझे पुनः कण ने किस प्रकार गति की यह समझने में दिलचस्पी होनी ही नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ यह देखना है कि t इज इक्वल टू 0 पे कण कहां था। ग्राफ बता रहा है कि जब t 0 था तो x का मान 20 था। कण x इज इक्वल टू 20 पर था जब घड़ी में समय 0 हो रहा था। t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पर कण कहां है? जब t का मान 10 सेकेंड है उस समय कण कहां है? जब t का मान 10 सेकेंड है तो x का मान 0, x का मान 0 है जब t का मान 10 सेकेंड, जब t का मान 0 है तो x 20 है, और जब t 10 सेकेंड है तो x का मान 0 है। अर्थात डेल्टा x के मान में परिवर्तन कितना हुआ? x का अंतिम मान 0 है, ये t 10 है उस समय x 0 है। इस रेखा पर हर जगह x का मान 0 है। अंतिम समय में t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पे कण मूल बिंदु पे x2 का मान 0 है, और प्रारंभिक t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे कण के x निर्देशांक का मान 20 मीटर है। अर्थात डेल्टा x का मान -20 मीटर है। डेल्टा x क्या है? विस्थापन। यह क्या बता रहा है कि कण का विस्थापन ऋणात्मक x अक्ष की दिशा में 20 मीटर हुआ है। कण की यह प्रारंभिक स्थिति है और यह अंतिम स्थिति है, यह है विस्थापन सदिश। यही है डेल्टा x, और यह ऋणात्मक x अक्ष की दिशा में है। तो जो औसत वेग है वह डेल्टा x बटा समय अंतराल -20 मीटर बटा 10 सेकेंड। औसत वेग लिखा जाएगा -2 मीटर प्रति सेकेंड। ऋण चिन्ह क्या बता रहा है? ऋण चिन्ह क्या बता रहा है? ऋण चिन्ह बता रहा है औसत वेग एक सदिश है जिसकी दिशा ऋणात्मक x अक्ष की दिशा में है। t इज इक्वल टू 6 पर कण का वेग बताएं। दूसरा प्रश्न, बताएं। यहां पे लिख देता हूं, इसको ऐसे खिसका देता हूं और आपको दिखाई देता रहे, इसके लिए मैं यहां पे लिख देता हूं। गौर कीजिए, t इज इक्वल टू 6 सेकेंड पर कण का वेग। ठीक यहां पे तात्क्षणिक वेग की बात की गई है। ठीक t इज इक्वल टू 6 सेकेंड पर कण का वेग। तो जो वेग है वो स्थिति में परिवर्तन की दर है dx बाई dt। dx बाई dt अवकलन करने से प्राप्त होगा x का t के सापेक्ष। यदि x और t के बीच में एक रिश्ता दिया होता गणितीय रूप में तो हम अवकलन करते। रिश्ता तो दिया है पर ग्राफीय रूप में। तो dx बाई dt का मान कैसे मिलता है? आंसर है x t ग्राफ के ढाल से। ये हमने पढ़ा है ना अवकलन में। वो dy बाई dx का दूसरा अर्थ है y x ग्राफ का ढाल, dx बाई dt का अर्थ है x t ग्राफ का ढाल। तो x और t के बीच जो ग्राफ है इसकी ढाल, इस ग्राफ की ढाल देखिए t इज इक्वल टू 6 सेकेंड पे पूछा गया है। 5 से 10 सेकेंड के अंतराल में ग्राफ एक सरल रेखा है। एक सरल रेखा की एक ही ढाल होती है, मतलब इस राशि का मान नियत है 5 से 10 सेकेंड के बीच में।
तो 5.5 सेकंड पे पूछें, 6 सेकंड पे पूछें, 8 सेकंड पे पूछें या 9 सेकंड पे पूछें, वेग का एक ही मान है। वह मान क्या है? इस रेखा की ढाल। ये कैसी रेखा है? ऋणात्मक ढाल वाली रेखा है। ऐसी रेखा के ढाल को कैसे लिखते हैं? -tan थीटा से ऐसे लिखते हैं। आप में से यदि किसी व्यक्ति ने भौतिकी में गणित के अनुप्रयोग के ऊपर हमारे लेक्चर नहीं देखे हैं तो उसे पहले देख लीजिए, अन्यथा कष्ट होता रहेगा। पहले उसे देखिए, फिर ये सब पढ़िए। तो -tan थीटा इस सरल रेखा की ढाल है। कैसे लिखेंगे इसे? -tan थीटा 20 बटा, ये कितना है? 5 से 10 के बीच का ये अंतराल 5 ही है, ये लंबाई 20 है। 20 बटा 5 अर्थात -4 मीटर प्रति सेकेंड। जी, कण का वेग t = 6 सेकेंड पर, t = 5 पर, 6 पर, 7 पर, 8 पर, किसी भी टाइम पर कण का वेग क्या है? आंसर है -4 मीटर प्रति सेकेंड। माइनस चिन्ह क्या बता रहा है? इस समय t = 6 सेकेंड पर कण की गति की दिशा ऋणात्मक x अक्ष की दिशा में। कण ऋणात्मक x अक्ष की दिशा में गतिशील है, उसके वेग की दिशा ऋणात्मक x अक्ष की दिशा में है। t = 6 सेकेंड पर, 7 सेकेंड पर, 8 सेकेंड पर, हर समय पर 5 से 10 सेकेंड के बीच में किसी भी समय पर एक ही वेग है। यदि मैं यहीं पे आपसे पूछ लूं कि t = 6 पर कण की चाल क्या है? यदि मैंने आपसे पूछा होता t = 6 सेकेंड पर कण की चाल क्या है इसी प्रश्न में, तो क्या उत्तर देते आप? बेटा, चाल एक अदिश राशि है। किसी भी चीज की चाल ऋणात्मक नहीं होती है। ऐसे समझो, एक ट्रक का वेग 40 किलोमीटर प्रति घंटा उत्तर दिशा में। ट्रक का वेग 40 किलोमीटर प्रति घंटा उत्तर की दिशा में, उसकी चाल क्या हुई? 120, 18, अरे क्या बात हुई, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ, जब मैं बोलता हूं 40 किलोमीटर प्रति घंटा उत्तर दिशा में, तो ये वेग हुआ, मैं दिशा भी बता रहा हूं। जब सिंपली बोलता हूं 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये चाल हुई, अर्थात तात्क्षणिक चाल। तात्क्षणिक वेग का परिमाण है। चाल क्या है? किसी भी क्षण विशेष पर चाल क्या है? वेग का परिमाण। दिशा बोध को हटा दो, वेग में से चाल है। अभी हम क्या कह रहे हैं? कण का वेग t = 6 सेकेंड पर -4 है। -4 कण का वेग है। वेग चाल क्या होगी? चाल वेग का परिमाण है। ये जैसे अभी मैंने उदाहरण में कहा, उत्तर दिशा में ट्रक चल रहा है। यहां हम दिशा का बोध उत्तर, पश्चिम, दक्षिण बोल के नहीं दे रहे हैं। यहां हम धन और ऋण चिन्ह के उपयोग से दिशा बता रहे हैं। -4 ये कह रहा है कि कण का वेग इस दिशा में 4 मीटर प्रति सेकेंड। हमें दिशा नहीं बतानी ना, चाल बतानी है, तो हम सिंपली इसका परिमाण अर्थात 4 मीटर प्रति सेकेंड बोलेंगे। कण किधर जा रहा है मैं तुम्हें क्यों बताऊं? तुमने तो चाल पूछा है। वो धनात्मक x अक्ष की दिशा में जा रहा है कि ऋणात्मक x अक्ष की दिशा में, मैं तुम्हें क्यों बताऊं? तुमने चाल पूछा है ना, 4 मीटर प्रति सेकेंड। वेग पूछोगे तो बोलूंगा -4, उससे तुम समझोगे कि अच्छा, ऋणात्मक x अक्ष की दिशा में 4। महत्वपूर्ण बात क्या है? किसी कण की तात्क्षणिक चाल, किसी कण की तात्क्षणिक चाल, चाल अर्थात तात्क्षणिक चाल वेग का परिमाण होती है। बिल्कुल सत्य बात। क्या मैं यह भी कह सकता हूं कि औसत चाल औसत वेग का परिमाण होती है? क्या मैं यह कह सकता हूं कि औसत चाल औसत वेग का परिमाण को कहते हैं? यह गलत है, यह गलत है। सच्चाई यह है कि औसत चाल औसत वेग के परिमाण से बड़ी या उसके बराबर होती है।
ये बड़ा ही सामान्य बुद्धि से समझा जाने वाला चीज है। आप देखिए, सरल रेखीय गति की ही यदि मैं बात करूं, 1 मिनट के लिए बात करूं, एक कण यहां से प्रारंभ करता है, 10 मीटर इधर गया और लौट के वापस यहां आ गया। एक सरल रेखीय गति की बात करता हूं, इधर गया लौट के वापस आ गया, तो बेटा उसका जो विस्थापन है डेल्टा एक्स, उसका मान तो 0 है। तो औसत वेग तो 0 है, पर क्या औसत चाल 0 है? जी नहीं। तय की गई दूरी, ये 10 मीटर गया, 10 मीटर लौट के आया, 20 मीटर दूरी बटा समय, ये चाल है, औसत चाल। तो औसत चाल 5, 6, 7 कोई संख्या है, जबकि औसत वेग तो 0 है, विस्थापन 0 है, एक्स में परिवर्तन 0 है, जहां से चले थे वहीं पहुंच गए। तो औसत चाल और औसत वेग बराबर नहीं होते, लेकिन तात्क्षणिक चाल और तात्क्षणिक वेग परिमाण बराबर है। किसी क्षण पर, इस क्षण पर अगर कण की चाल 20 मीटर प्रति सेकंड है, तो उसका वेग +20 है, मतलब धनात्मक एक्स की दिशा में 20 है। यदि कण इधर 20 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है, तो चाल 20 है, वेग -20 है। किसी क्षण विशेष पर, किसी मौके पर चाल और वेग के परिमाण समान है, पर औसत चाल और औसत वेग समान नहीं होते। एक केस में दोनों बराबर हो सकते हैं, यदि कण एक ही सीधी रेखा में एक ही दिशा में गति करता रहे, ऐसे कहीं घूमे ना, तो जो दूरी है और जो विस्थापन है दोनों बराबर हो गए। तो दूरी बटा समय औसत चाल हो गई, और विस्थापन बटा समय औसत वेग हो गया। तो अगर कण एक ही दिशा में बिल्कुल नाक की सीध में चलता चला जा रहा है, तो दूरी 50 मीटर तय हुई, विस्थापन भी 50 मीटर हुआ। दूरी बटा समय को औसत चाल कहेंगे, विस्थापन बटा समय को औसत वेग कहेंगे, दोनों बराबर ही हुए ना, क्योंकि दूरी और विस्थापन दोनों बराबर हुए इस केस में। तो बराबर हो सकते हैं जब कण एक ही दिशा में चल रहा है, एक सरल रेखा पे। अन्यथा औसत चाल हमेशा औसत वेग से बड़ी होगी। क्यों? क्योंकि तय की गई दूरी विस्थापन से बड़ी होती है। दूरी बटा चाल, दूरी बटा समय औसत चाल है, विस्थापन बटा समय औसत वेग है। दूरी बड़ी है विस्थापन से, तो औसत चाल बड़ा है विस्थापन से। तो याद करेंगे, तात्क्षणिक चाल वेग के परिमाण को कहते हैं, औसत चाल औसत वेग से ज्यादा हो सकती है या उसके बराबर हो सकती है, उससे कम नहीं हो सकती। तो आज की चर्चा हम यहीं पे रोकते हैं। अगली क्लास में हम त्वरण के बारे में पढ़ेंगे और तत्पश्चात हम एक विमीय गति के बारे में भी पढ़ेंगे। अभी मैंने जो डिस्कशन किया है इसमें एक विमीय गति पे ही फोकस है, परंतु द्विविमीय और त्रिविमीय गतियों में वेग और त्वरण, विस्थापन, इनको लिखते कैसे हैं, इस पर भी चर्चा हम अलग से अवश्य करेंगे। तो अगली क्लास तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। आप सभी का धन्यवाद।